Hello students, today we will discuss periodic classification of elements. इसका इंट्रोडक्शन, इसमें क्या पढ़ना है हमें, ये आपने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, कंपाउंड एंड मिक्सचर क्लास 9th में हमने पढ़ा है ना। हमारे आसपास जितने भी मैटर हैं, मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो हमारे आसपास जितने भी मैटर हैं या तो एलिमेंट्स के फॉर्म में है, या तो कंपाउंड या मिक्सचर के फॉर्म में है। एलिमेंट्स कंटेन एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। अब जैसे ऊपर ये स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें जो ये छोटे छोटे से बॉल्स दिख रहे हैं ये एटम्स हैं, और इन एटम्स से मिल करके ये जो बड़ा सा आपको बॉल जैसा दिख रहा है ये एलिमेंट है। तो जो एलिमेंट होते हैं एक ही तरह के एटम्स से बने होते हैं। डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर known till date? At present, 114 elements are known to us. Around the year 1800, only 30 elements were known. But according to Wikipedia, 118 elements known to exist. Okay. As different elements were being discovered, scientists gathered more and more information about the properties of these elements. They found it difficult to organize all that was known about the elements. Means जैसे जैसे बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर होते रहे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में के बीच में रिलेशन ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता रहा। तो जो साइंटिस्ट थे उस टाइम के, दे फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल दैट वाज नोन अबाउट द एलिमेंट्स। उस टाइम एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना डिफ़िकल्ट होता चला गया क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पता लगने लगी। तो दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टीज़। तो उन्होंने कुछ एक पैटर्न फाइंड आउट करना शुरू किया उनकी प्रॉपर्टीज़ के बीच में, ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कुड स्टडी सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद इन केस। इसलिए ऐसा किया उन्होंने कि जिससे वो उन्होंने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के बीच में रिलेशन ढूंढना शुरू किया, जिससे वो क्या कर सकते थे, बहुत सारे एलिमेंट्स को, मतलब कम टाइम में बहुत सारे एलिमेंट्स की स्टडी कर सकते थे। इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ के बीच में रिलेशन, क्योंकि जब 1800 में 30 एलिमेंट्स पता थे, तो उन 30 एलिमेंट्स के बीच में तो रिलेशन ढूंढना या उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना बहुत टफ नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे अगर 118 एलिमेंट्स हैं तो हर एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करना टिपिकल होगा, है ना। तो हम कोई ऐसा एक रिलेशन, हर एलिमेंट के बीच में एक ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि जिससे हम एक एलिमेंट को पता करें, दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमें अपने आप पता लग जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लास में बैठते हो तो गर्ल्स को एक साइड बिठाया जाता है, बॉयज़ को दूसरी साइड बिठाया जाता है। तो उससे क्या होता है, फर्स्ट रो को देख के हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ये गर्ल्स है और ये बॉयज़ है। ऐसी एलिमेंट्स में भी होता है। तो एलिमेंट्स में सबसे पहले कौन कौन से अटेम्प्ट, इसमें आपको इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है। और अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब पुराने सबसे पहले कौन कौन से अटेम्प्ट्स किए गए, या ठीक है। तो वी हैव बीन लर्निंग हाउ वेरियस थिंग्स और लिविंग बींग्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। बायोलॉजी में आपने देखा हुआ है, लिविंग बींग्स को उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही वी कम अक्रॉस इंस्टेंस of organization based on some properties. For example, in a shop, soaps are kept together at one place while biscuits are kept together elsewhere. मतलब ये क्लासिफिकेशन आपको नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में भी देखने को मिल जाएगा। आप अगर किसी शॉप पे जाते हो तो आप देखते हो कि शॉप जितने भी सोप्स होते हैं वो एक साइड रखे जाते हैं, बिस्किट्स एक साइड रखे जाते हैं। जैसे जब कोई कस्टमर आएगा तो उसको ईजिली हम कम टाइम में जल्दी से सामान दे सकें। इवन सोप्स में भी जो सोप्स आपके होते हैं, वॉशिंग सोप्स, बाथ सोप, दोनों की कैटेगरी अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग रखे जाते हैं। तो आप समझ सकते हो ना क्लासिफिकेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
Scientists made several attempts to classify elements according to their properties and obtain an orderly arrangement out of chaos. मतलब साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जिससे वो कम्प्लीटली डिसऑर्डर को दूर कर सकें. तो द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स रिजल्टेड इन ग्रुपिंग द देन नोन एलिमेंट्स एज मेटल एंड नॉन मेटल. तो जो सबसे पहले जो अटेम्प्ट किया गया था एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए, उसमें उसकी सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब हो पाई थी, मेटल्स एंड नॉन मेटल. तो सबसे पहले जब एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया वो था मेटल और नॉन मेटल के कि कुछ एलिमेंट्स क्या हो गए, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी में आ गए, कुछ एलिमेंट्स क्या हुए, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में आ गए. ओके, तो later further classification were tried out as our knowledge of elements and their properties increased. लेकिन और भी अटेम्प्ट्स करने के बाद, क्लासिफिकेशंस और ज़्यादा उन एलिमेंट्स की स्टडी करने के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हुई. वहाँ पे देखा बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं. अब प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, जैसे उनका शेप, साइज़, उनकी रिएक्टिविटी, उनका कलर, उनकी स्मेल, उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उनकी स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है. तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ बढ़ती चली गई. अब एक एलिमेंट की अप्रॉक्स 15 to 20 प्रॉपर्टीज़ पॉसिबल हैं या उससे भी ज़्यादा पॉसिबल हैं. तो अब उन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए एक रूल सिस्टम तो चाहिए होता है. तो उस सिस्टम को देखते हुए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे एफ़र्ट्स किए. उन एफ़र्ट्स की वजह से ही हम आज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपने देखी है, उसमें एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स और पीरियड्स में रखा गया है. ओके, सो आपका जो उसके बाद जो अटेम्प्ट आया, मतलब मेटल और नॉन मेटल के क्लासिफिकेशन के बाद जब और प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो गई, तो उसके बाद एक साइंटिस्ट थे डोब्रिनर. ठीक है, तो डोब्रिनर ने क्या किया, इन्होंने अपना एक रूल दिया. ठीक है, जिसको डोब्रिनर ट्रायड्स कहा गया. ये पहले साइंटिस्ट थे, इन्होंने स्टार्टिंग की थी क्लासिफिकेशन की. इन्होंने एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बताई थी. डोब्रिनर ट्रायड्स का क्या था, इन द ईयर 1870, इनका जो फुल नेम था वो था जॉन वोल्फगैंग डोब्रिनर, और ये जर्मन साइंटिस्ट थे. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन द ईयर 1817 जॉन वोल्फगैंग डोब्रिनर, अ जर्मन साइंटिस्ट, tried to arrange the elements with similar properties into groups. He identified some groups having 3 elements each, so he called this group triad. Means इन्होंने एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उनके ग्रुप बनाए. ठीक है, और उनके हर ग्रुप में 3 एलिमेंट्स थे. ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा. क्या किया उन्होंने कि उन्होंने एलिमेंट्स की को उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उनके ग्रुप बनाए. ठीक है, और उनके हर ग्रुप में 3 एलिमेंट थे. उन्होंने बहुत सारे ग्रुप बनाए और उनके हर ग्रुप में 3 एलिमेंट थे. और जैसा हम सबको पता है कि ट्राई, ठीक है, 3 के लिए यूज़ करते हैं, 3 के लिए हम ट्राई यूज़ करते हैं, इसलिए डोब्रिनर ने इसका नाम ट्रायड्स दिया. इसीलिए डोब्रिनर ने इनका नाम ट्रायड्स दिया. तो इनका रूल क्या था, इन्होंने अरेंज तो कर दिया. ठीक है, एटॉमिक मास में अरेंज कर दिया. तो डोब्रिनर ने शोड दैट व्हेन द 3 एलिमेंट्स इन अ ट्रायड्स वर रिटन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट्स वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस. मतलब ये था, इन्होंने जो 3 के ग्रुप बनाए थे, अकॉर्डिंग टू डोब्रिनर थ्योरी, अगर 3 एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करें, तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास का जो एवरेज होगा वो मिडल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा. ठीक है,
फिर से एक बार रिपीट कर दें कि इन्होंने जो इंक्रीजिंग 3 ग्रुप में, जैसे मान लीजिए एक ग्रुप में 3 एलिमेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट और सेकंड वाले का जो एटॉमिक मास है, ठीक है, उनका एवरेज एटॉमिक मास जो होगा उन फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जो होगा उसका एवरेज एटॉमिक मास सेकंड मतलब बीच वाले एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक लगभग अप्रॉक्स इक्वल होगा। ठीक है, देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टेक द ट्रायड कंसिस्टिंग ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम with the respective atomic masses 6.9, 23.0 and 39.0. What is the average of atomic mass of lithium and potassium? How does this compare with the atomic mass of Na? एग्जाम्पल लिया है इन्होंने, लिथियम लिया है, सोडियम लिया है और पोटेशियम लिया हुआ है। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक मास आपको पता है कितना होता है, अप्रॉक्स 7 होता है, बट एक्चुअल एटॉमिक मास होता है 6.9। सोडियम का एटॉमिक मास 23.0, ठीक है, एक्चुअल 23.0 और अप्रॉक्स में आप 23 लिखते हैं। और पोटेशियम का वैसे तो 39.0 एक्चुअल। तो अब आप देखते हैं इसमें फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम, सेकंड एलिमेंट है सोडियम, थर्ड एलिमेंट है पोटेशियम। तो लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 और पोटेशियम का एटॉमिक मास 39.9। इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट वाले का एलिमेंट 45.9 है। एवरेज निकालने के लिए इन्हें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 45.9 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल रहा है 22.95, जो कि अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगा 23 के। 23 और 23 किसका एटॉमिक मास है, सोडियम का एटॉमिक मास है। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम, 45.9 होगा। हाउ डज दिस कंपेयर विद द एटॉमिक मास ऑफ Na? Na का एटॉमिक मास है 23 और इट इज अप्रॉक्सीमेट, तो क्या रिलेशन है इसके बीच में, लिथियम फर्स्ट एलिमेंट, एवरेज एटॉमिक मास of lithium and potassium is equal, approximate equal to sodium। यही था डोब्रिनर का रूल, डोब्रिनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स। ठीक है, अब नाउ गिवन बिलो टेबल 5.1 आर सम ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, these elements are arranged downwards in order of increasing atomic masses। can you find out which of these groups form डोब्रिनर ट्रायड्स? क्या आप फाइंड आउट, नीचे कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं, देखिए ग्रुप ए फिर उसका एटॉमिक मास, ग्रुप बी फिर उसका एटॉमिक मास, ग्रुप सी फिर उसके एटॉमिक मास। तो अब देखिए ग्रुप ए में क्या है, अब हमें पता करना है कि इसमें कौन कौन से डोब्रिनर के ट्रायड को फॉलो करते हैं, डोब्रिनर ट्रायड के रूल को फॉलो करते हैं। ग्रुप ए का एलिमेंट, ग्रुप ए में देखिए है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31, आर्सेनिक का एटॉमिक मास 74.9। ओके, तो अब इसका निकाल लेते हैं, हम देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये डोब्रिनर ट्रायड को फॉलो करता है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 प्लस आर्सेनिक का एटॉमिक मास 74.9, दोनों को ऐड करने पे हमें मिलेगा 88.9। फिर हम उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो ग्रुप ए को हमने सॉल्व किया हुआ 88.9/2, ठीक है, इज इक्वल टू वी आर गेटिंग 44.45। बट फॉस्फोरस का एवरेज जो एटॉमिक मास होता है वो 31.0 होता है, और यहाँ पे फर्स्ट नाइट्रोजन और आर्सेनिक थर्ड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकालने पे हमें मिल रहा है 44.45। तो आप देख सकते हो कि ये जो है फर्स्ट ग्रुप ए डोब्रिनर के रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब ग्रुप बी में देखते हैं, कैल्शियम, फ्रांसियम और बेरियम। कैल्शियम एटॉमिक मास, कैल्शियम का एटॉमिक मास दिया हुआ 40, बेरियम का एटॉमिक मास दिया हुआ 137, दोनों को ऐड करते हैं हमें मिलेगा 177.4, डिवाइड करेंगे 2 से और इज इक्वल टू आपका आ रहा है 88.7। तो ग्रुप बी में देखिए 88.7 जो कि फ्रांसियम के एटॉमिक मास के अप्रॉक्सीमेट इक्वल है, क्योंकि 87.6 और 88.7 इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल है ना। तो ठीक है, ग्रुप बी जो है आपका वो डोब्रिनर ट्रायड को फॉलो करता है।
नेक्स्ट आपका ग्रुप सी के एलिमेंट्स देखते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। अप्रॉक्सीमेट हम इसका कैलकुलेट करते हैं, जब कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं तो 35, एक्चुअल है 35.5 है। आयोडीन का 126.9, दोनों को ऐड करने पे हमें मिलेगा 162.4। एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल रहा है 81.2, जो कि ब्रोमीन के एवरेज एटॉमिक मास, ब्रोमीन के एटॉमिक मास के अप्रॉक्सीमेट इक्वल है। 79.9 लिखिए या फिर 80 लिख दीजिए, इधर लिखा हुआ है 81.2, तो अप्रॉक्सीमेट इक्वल है कहा था उन्होंने। एक्चुअल सेम नहीं होना चाहिए बट अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है, चल सकता है। तो आप देखिए ग्रुप ए डोब्रिनर रूल को फॉलो नहीं करता है, ग्रुप बी कर रहा है, ग्रुप सी कर रहा है। तो एक्चुअल में जो था इनका रूल, you will find that group B and C from Dobriner triads could identify only 3 triads from the elements known at that time। उस टाइम जब इन्होंने ये रूल दिया था तो उस टेबल 5.2 में दिया भी हुआ है, उस टाइम सिर्फ इन्होंने 3 ग्रुप्स ऐसे दिए थे, 3 ग्रुप्स ऐसे दिए थे जो डोब्रिनर ट्रायड के रूल को फॉलो कर रहे थे। मतलब इन ग्रुप्स में प्रॉपर्टीज सेम थी, तो मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, सिर्फ 9। और उस टाइम 30 to 40 एलिमेंट्स पता थे, इन्होंने सिर्फ 9 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब किया। और यही एक मेन रीज़न इनका ड्रॉबैक था, डोब्रिनर का ड्रॉबैक यही था कि उस टाइम इन्होंने बहुत लेस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के लिए अपनी थ्योरी को वेरीफाई किया था। तो दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्रैड्स वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल। इसीलिए ये जो सिस्टम था इनका, ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं हुआ। इसमें देखिए दिया हुआ है 5.2 टेबल में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये ग्रुप हो गया, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम ये दूसरा ग्रुप हो गया, और थर्ड ग्रुप था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन तीनों को याद रखिएगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स थे जो डोब्रिनर, या कौन कौन से ग्रुप थे जो डोब्रिनर ट्रायड के रूल को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। ही स्टार्ट, तो आप अब हम इसका ये ड्रॉबैक ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने केवल 3 ट्रायड्स दिए थे, और इस वजह से इनका ये रूल जो था क्लासिफिकेशन का, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं पाया गया। और नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट क्लास में हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ